हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं। तो करें स्टार्ट आज की क्लास के साथ। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम लास्ट क्लास में, याद है किसी को? बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ रहे थे और जिसके लिए हम दो लेक्चर्स ऑलरेडी लगा चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, क्यों ज़रूरी है। सेकेंड लेक्चर में क्या पढ़ा था? इस चैप्टर का सबसे हॉट टॉपिक जो क्या था इस चैप्टर का सबसे हॉट टॉपिक? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्टिंग हर साल आती है आपकी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कब से स्टार्ट हुआ था आपका, याद है कुछ? इंडिया में कब से स्टार्ट हुआ था? 2014 में स्टार्ट हुआ था। 2014 में इंडिया में किसने स्टार्ट किया था? 2014 में हुआ तो जाहिर सी बात है उस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट चेंज हो चुकी थी, मोदी जी की गवर्नमेंट आ चुकी थी। तो हमारे प्रिय प्राइम मिनिस्टर किसने स्टार्ट किया था? नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ पर? इंडिया में। वैसे ये कॉन्सेप्ट किसका है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, याद है आप में से किसी को भी? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जी। ये कॉन्सेप्ट है हमारे वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक ने एक इंडेक्स निकाला ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में, जिसमें कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं? 100, 120, 140, 150, 150, 160, कितनी? टोटल 190 कंट्रीज इसके अंदर कॉम्पीट कर रही हैं। और उन 190 कंट्रीज के अंदर इंडिया की पोजीशन कौन सी है? एज पर द मॉड्यूल रिकॉर्ड या फिर एज पर 2018 का रिकॉर्ड, इंडिया की जो पोजीशन थी वो 77वें नंबर पे थी। और यही हमारे रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग है, क्योंकि वो जो 63rd पोजीशन थी, मैंने आपको क्या बताया था, वो मैंने आज का करंट डाटा लिया है, बट आपको अपने मॉड्यूल के अकॉर्डिंग करना है। तो आप लोग यही याद रखो कि DBR 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की जो पोजीशन थी वो कौन से नंबर पे थी? 77वें नंबर पे थी। 77th पोजीशन इंडिया होल्ड करती है, ठीक है। तो 77th पोजीशन इंडिया होल्ड करती है। तो कुछ परफॉर्मेंस के मेजर्स आपको बताए थे मैंने। क्या मेजर्स थे? टोटल कितने स्टैंडर्ड थे, टोटल कितने क्राइटेरियाज के ऊपर ये परफॉर्मेंस जो है स्कैन होनी थी? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एनी नंबर। टोटल 10 क्राइटेरिया थे आपके, यानी कि टोटल 10 स्टैंडर्ड्स थे जिनके ऊपर आपकी ये परफॉर्मेंस क्या होनी थी? इवेल्युएट होनी थी। तो उन 10 परफॉर्मेंस में से इंडिया का परफॉर्मेंस 10 के 10 में ठीक था। 10 में से 9 क्राइटेरियाज पे खरा उतरा इंडिया, 10 में से 8, 10 में से 7, 6, कितने क्राइटेरियाज पे इंडिया खरा उतरा? तो इंडिया ने उन 10 के 10 क्राइटेरिया को सुधारने की कोशिश की, जिसमें से परफॉर्मेंस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 10 एरियाज में से 8 एरियाज ऐसे थे जहां पर इंडिया का परफॉर्मेंस बेहतर हुआ। यानी कि 8 इंडिकेटर्स के अंदर इंडिया ने परफॉर्मेंस में सुधार लाया। और उन 8 इंडिकेटर्स में से कुछ इंडिकेटर्स ऐसे थे जहां पर इंडिया को टॉप परफॉर्मर का खिताब मिला। कितने इंडिकेटर थे वो? अगर लास्ट क्लास आप लोगों ने याद ढंग से लगाई है, उसको अच्छे से पढ़ा है, तो आपको पता होगा कितने इंडिकेटर्स थे। याद करके बताओ फटाफट। यस, वेरी गुड। कितने थे? 6 इंडिकेटर्स थे। मैं मान के चल रही हूँ आप सबने जवाब दिया है, सब अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो सबने जवाब दिया है। 6 इंडिकेटर्स थे। उन 6 इंडिकेटर्स में इंडिया का परफॉर्मेंस इतना शानदार रहा कि उसे टॉप परफॉर्मर का खिताब मिला। और टॉप परफॉर्मर का खिताब एक बार मिला या कॉन्जिक्यूटिव 2 सालों तक मिला था? 2 सालों तक मिला था। फर्स्ट कंट्री थी किस में से? ब्रिक्स में से, शायद ब्रिक्स था ना? बिल्कुल ब्रिक्स था। ब्रिक्स के अंदर से फर्स्ट कंट्री थी जिसे टॉप परफॉर्मर का अवार्ड मिला था। फर्स्ट ऑफ ब्रिक्स एंड साउथ एशियन कंपनीज में से एक थी जिसे क्या मिला था? टॉप परफॉर्मर का खिताब। और अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि लगातार 2 सालों तक आप टॉप परफॉर्मर का खिताब जीतते जा रहे हो। और उम्मीद है कि इस साल जो रिपोर्टिंग आएगी उसमें भी इंडिया ही टॉप परफॉर्मर का खिताब जीत कर जाएगी, क्योंकि एनालिस्ट का मानना है कि 2016 के बाद इकोनॉमी में इतने चेंजेस आने के बाद, GST इंट्रोड्यूस हुआ, डीमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद भी इंडिया के जो इंडिकेटर्स है वो परफॉर्म ऊपर ही कर रहे थे, डाउन नहीं आया उनका ग्राफ। तो कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर इंडिया का जो ग्राफ है आगे भी अप जाने की संभावनाएं हैं। तो हम लोग 6 इंडिकेटर्स के बारे में कुछ डिटेल्स में तो नहीं पढ़ा था हमने, लेकिन कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं और कुछ अब हमें आगे डिस्कस करना है। 6 इंडिकेटर्स पढ़ चुके थे, यानी कि 6 से अगली नंबर कौन सी थी? 8 इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना है। उस 8 इंडिकेटर से पहले देखते हैं कि इंडिकेटर्स आए किसकी वजह से हैं। इंडिकेटर्स मतलब क्या? इंडिकेटर्स मतलब वो परफॉर्मेंस के क्राइटेरिया। और परफॉर्मेंस कब सुधरेगी? जब आप इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो क्या बोलता है कि इम्प्रूवमेंट हैज़ टेकन प्लेस ड्यू टू द कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट टू कैरी आउट कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म्स supported by the bureaucracy which has changed its mindset from regulator to a facilitator। रेगुलेटर कौन होता है सर? रेगुलेटर होता है जो रेगुलेट करता है।
जो नियम कायदे कानून बनाता है और जो आपके ऊपर थोप देता है कि चलो जी मैंने कायदे बना दिए, अब इस कायदे से आप चलो, वो होता है रेगुलेटर। फैसिलिटेटर जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि जो आपके साथ कदम कदम पर खड़ा रहता है, वो होता है फैसिलिटेटर। रेगुलेटर आपके ऊपर नज़र बनाए रखता है, जहां आपने गलती की वहां चमाट आई आपके ऊपर, यानी कि वहां चाटा लगाया और वहां आपको सुधारा गया, पेनल्टी लगाया आपके ऊपर और आपको ट्रैक पर लाया गया। फैसिलिटेटर क्या करता है? फैसिलिटेटर साथ साथ आपके अंदर वो स्किल्स डेवलप करता है, वो आप गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, वो आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है, अवेयरनेस देता है, ये करना है ये नहीं करना, ये करना है ये नहीं करना, तो वो होता है फैसिलिटेटर। तो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं कोशिश की कि जितने भी हमारे रेगुलेटर हैं, अब उनको रेगुलेटर ना बनाकर हम बनाएं फैसिलिटेटर, यानी कि हम आपके गार्जियन बना दें उनको, जो आपकी सिर्फ देख रेख ही, आपके गलत हरकतों पे नज़र ही नहीं रखेगी, बल्कि उनको सुधारने में आपकी सहायक भी बनेगी। सिर्फ आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाएगी, पनिशमेंट नहीं लगाएगी, आपको प्यार से सुधारेगी भी सही। वो होता है फैसिलिटेटर, जो आपको ट्रेनिंग भी देगा, जो आपको टाइम टू टाइम ये गाइडलाइंस देता रहेगा कि सर ये करना है और ये नहीं करना, वो फैसिलिटेटर होता है। बेसिकली फैसिलिटेटर कौन होते हैं? फैसिलिटेटर हमारे शुभचिंतक होते हैं, जो हमें हर चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, टाइम टू टाइम वर्कशॉप प्रोवाइड करते हैं, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, दैट विल बी योर फैसिलिटेटर। ठीक है, तो रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बनाने की प्रोसेस की गई। गवर्नमेंट ने एक ऐसा इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की कि जो हमारे रेगुलेटर हैं, यानी कि जो हमें छड़ी से मारने वाले मास्टर हैं, वो अब हमें प्यार से पढ़ाना स्टार्ट कर दें। वो हमें क्या करें? वो हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दें। चलो देखते हैं कि फैसिलिटीज़ जब इन्होंने प्रोवाइड करनी स्टार्ट की तो इन्होंने क्या क्या सोचा। द गवर्नमेंट हैज़ अंडरटेकन एन एक्सटेंसिव एक्सरसाइज ऑफ स्टेक होल्डर कंसल्टेशन टू अंडरस्टैंड चैलेंजेस ऑफ द इंडस्ट्री। मैंने आपके साथ डिस्कस किया है एक दो बार बीच के अंदर कि जब 2015 के बाद गवर्नमेंट ने किस पे काम करना स्टार्ट कर दिया था? गवर्नमेंट ने सेंट्रलाइजेशन ऑफ डाटा पे काम स्टार्ट कर दिया था। जब सेंट्रलाइजेशन ऑफ डाटा किया ना, तो उस टाइम गवर्नमेंट ने बड़ी चिट्ठियाँ बांटी हैं। किनको बांटी हैं? इंडस्ट्रीज़ वालों को बांटी हैं कि आपने ये गलती की हुई है और ये गलती क्यों ना सुधारी जाए। जवाब दो हमें कि क्या आप इस गलती के लायक हो या नहीं, मतलब ये गलती आपने ही की है या नहीं की तो जवाब दो, और अगर की है तो इसे सुधार लो। तो जब सेंट्रलाइजेशन ऑफ डाटा गया, हर इंडस्ट्री के पास चिट्ठियाँ गई, तो इंडस्ट्री वाले भी आए अपनी कंप्लेंट्स लेकर, अपनी क्यूरीज लेकर, अपने स्ट्रेस लेकर कि सर ये दिक्कत है हमें। तो फिर गवर्नमेंट को एक मौका मिला क्या? अपने स्टेक होल्डर्स की कंप्लेंट्स को सुनने का। जब उन्होंने कंप्लेंट्स को सुना, चैलेंजेस को सुना, तभी तो हम कोई सोल्यूशन दे पाएंगे ना। जब डॉक्टर को गलती का ही नहीं पता, डॉक्टर को ये नहीं पता बीमारी क्या है, तो दवाई किस चीज़ की देगा? सही है ना। तो गवर्नमेंट को जब ये ही नहीं पता कि मेरे स्टॉक होल्डर्स के पास किस चीज़ की प्रॉब्लम्स है, क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रही हैं, तब तक वो उनके लिए रेमेडीज़ नहीं बना सकता। तो उस प्रोसेस के बाद गवर्नमेंट के पास भर भर के चिट्ठियाँ आने लगी। किस चीज़ की? कंप्लेंट्स की, या चैलेंजेस की, या स्ट्रेस की, या फिर वो उनसे गाइडलाइंस मांग रहे थे, बताओ कि हम क्या करें, गाइडेंस मांग रहे थे वो उनसे। तो गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग टू प्रोवाइड सिंप्लीफाइड एंड स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस टू क्रिएट अ मोर कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट इन आवर कंट्री। तो उस टाइम गवर्नमेंट ने क्या किया? उस टाइम गवर्नमेंट ने अपने डिपार्टमेंट की कमियों को दूर किया। क्या देखा? उन्होंने देखा कि इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, हम ही कंफ्यूज हैं तो लोग तो कंफ्यूज होंगे। तो उन्होंने उसे सिंप्लीफाई किया, यानी कि जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी उन चीज़ों को हटा दिया गया, और जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एक लेमैन को समझ आने लायक नहीं थे, उनको कोशिश करके धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन किया, सिंपल किया, ताकि लोग उसको ईजी लें। ईजी लेंगे तभी तो बिजनेस ज़्यादा होंगे। कॉम्प्लेक्स चीज़ों में हर कोई अपना हाथ नहीं डालता, सिर्फ शार्प माइंडेड लोग ही डालते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ ईजी होगी तो हर कोई कोशिश करने वाला होगा। जब सब कोशिश करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। जब सब कोशिश ही नहीं करेंगे, जो ऑलरेडी डर गए हैं उस कॉम्प्लेक्सिटी को देखकर, तो वो तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो गवर्नमेंट ने बोला कि जो आगे बढ़ना चाहते हैं या जो आगे बढ़ रही हैं वो तो ठीक है, पर मैं उन लोगों को भी आगे लाना चाहता हूँ जो इस कॉम्प्लेक्सिटी से डर गए हैं। इसीलिए इसने क्या किया? सिंप्लीफाई किया। तो चलो जी, अब इम्प्रूवमेंट्स जो हुई थी हमारी रैंकिंग में, वो कब से हुई थी? 2014 से। 2014 के बाद 2015 में मेजर्स लिए गए। तो 2015 में तो कोई रिजल्ट निकल कर सामने नहीं आया, तो यानी कि 2015 का डाटा आपको नीचे नहीं मिलेगा। तो उसके बाद क्या था? 2016, 17 और 18। DBR 2019 तक का ही डाटा है आपके मॉड्यूल में, तो 18 तक ही मैं चलूँगी। ज़्यादा डाटा मैं आपको नहीं याद करवाऊँगी, क्योंकि आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा लर्न करना है। वैसे जो आज का करंट डाटा है 2019 का, इसमें और एड ऑन हो जाना चाहिए था, दैट विल बी 63rd। ठीक है, चलो जी। तो आपका क्या है? 2014 में जो इसकी रैंकिंग थी, यानी कि जब इसको एनालाइज किया गया, इसको नंबर दिए गए 53.97 स्कोर्स दिए गए इसे, और इसकी रैंकिंग दी गई 142। फिर 2015 में नो चेंज था, इसलिए उसकी रैंकिंग को यहाँ पर पब्लिश नहीं किया गया। उसके बाद 2016 के अंदर रैंकिंग क्या रही?
रैंकिंग रही आपकी 130 और आपके स्कोर्स बढ़कर कितने हुए 56.05। कंफ्यूज तो नहीं हो, स्कोर्स बढ़ रही हैं, रैंकिंग घट रही है। याद है वो एग्जामिनेशन वाला एग्जाम्पल क्या था? यही था ना कि जब तक नंबर अच्छे आएंगे तभी तो परसेंटेज इंक्रीज होंगी, तभी तो रैंक्स अच्छी आएंगी। और रैंक्स तो जितनी घटे उतना अच्छा या जितनी बढ़े उतना अच्छा? जितनी घटे। नंबर 1 रैंक की तो चाहिए हमें। चलो, तो स्कोर्स कितने थे हमारे 60.76। कौन से ईयर में? 2017 में। रैंकिंग कितनी हो गई घटकर 100 हो गई। 2018 में हमारे स्कोर्स और बढ़े, 67.23 आए और रैंकिंग कितनी चली गई? 77 चली गई। अब ये जो रैंकिंग है ना, इस रैंकिंग के पीछे जो टॉप परफॉर्मेंस इंडिकेटर थे वो तो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। टोटल परफॉर्मिंग इंडिकेटर कितने थे? 8। तो हम उन 8 इंडिकेटर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो 8 इंडिकेटर्स क्या हैं, कौन कौन से हैं देखते हैं। फर्स्ट इंडिकेटर था हमारा कंस्ट्रक्शन परमिट, सेकंड इंडिकेटर था हमारा गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड इंडिकेटर है ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, फोर्थ इंडिकेटर है पेइंग टैक्सेस, फिफ्थ इंडिकेटर है रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, सिक्स्थ है आपका इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट, सेवेंथ है आपका स्टार्टिंग अ बिजनेस एंड एट्थ है आपका गेटिंग अ क्रेडिट। ठीक है, अब ये 8 इंडिकेटर्स और हैं आपके। इन 8 इंडिकेटर्स के अंदर आपकी जो परफॉर्मेंस में रैंकिंग में चेंज आया है वो हम चेक करते हैं। 2014 में कंस्ट्रक्शन परमिट्स के अंदर कितने थे? 184 की रैंकिंग थी, जो कि 2018 में कितनी हो गई? 52। देख रहे हो कितना ड्रास्टिक चेंज है। गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी में कितना था? 137, जो कि रिड्यूस होकर 2018 में कितनी हो गई? 24। और क्या है, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर में आपकी रैंकिंग कितनी थी? 126, जो कि 2018 में रिड्यूस होकर कितनी हो गई? 80। पेइंग टैक्सेस के अंदर 156, जो कि 2018 में रिड्यूस होकर हो गई हमारी 121। रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी के अंदर 137, जो कि रिड्यूस होकर हो गई हैं 108। एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 186, जो कि रिड्यूस होकर कितनी हो गई? 163। स्टार्टिंग अ बिजनेस के अंदर 158, जो कि रिड्यूस होकर कितनी हो गई है? 137। गेटिंग क्रेडिट के अंदर 36, जो कि रिड्यूस होकर कितनी हो गई है? 22। तो ये टॉप 8 इंडिकेटर्स थे जहां पर इंडिया ने अपनी रैंकिंग को प्रूव किया। बेस्ट परफॉर्मर था 6 के अंदर, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। अब टोटल कितने थे? 8 के बारे में नहीं सॉरी 10 थे। टोटल कितने थे? 10। तो 10 के बारे में जानना है कि नहीं जानना? पता तो होना चाहिए ना वो 10 इंडिकेटर्स कौन से हैं। ऑल्दो इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन 8 इंडिकेटर्स को, बट पहले वो 10 इंडिकेटर्स एक बार देख लेते हैं कि उसमें है क्या। चलो जी, वो 10 इंडिकेटर्स कहाँ से आए, कैसे आए, क्यों आए, तो देखते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो किसने कंट्री के अंदर किसने संभाला? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। क्यों इस डिपार्टमेंट ने क्यों संभाला? क्योंकि हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई? बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री ही संभालेगा ना, उसे और कौन संभालेगा? तो DPIIT ने इसे संभाला। और DPIIT ने क्या किया? जितने भी हमारे सेंट्रल मिनिस्टर्स थे, डिपार्टमेंट थे, स्टेट्स थे, यूनियन टेरिटरीज थी, उन सब के मिनिस्टर्स से बात किया। क्यों? क्योंकि पूरे देश की कंडीशन सुधारनी है ना। एक एरिया की सुधार के क्या होगा? ऑल दो हम दिल्ली और मुंबई के मेजर्स को ज़्यादा चेक करते हैं, बट इसका मतलब ये तो नहीं पूरे देश को अंधेरे में छोड़ दें। तो इन्होंने सभी मिनिस्ट्रीज से बात की और बहुत सारे रिफॉर्म्स लिए, सबसे बातचीत करके, तभी तो चेंज आएगा ना लॉ में। तो सबसे बातचीत करके इन्होंने इम्प्रूव करने की कोशिश की ताकि बिजनेस को फैसिलिटेट किया जा सके। और उनकी डिटेल्स आपको नीचे मिलेंगी अभी क्या क्या चेंजेस इसके अंदर आए हैं। तो वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस असेसमेंट DBR की जो 2019 वाली रिपोर्ट थी उसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी थी? 77 अमंग 190 कंट्रीज असेस्ड बाय द डूइंग बिजनेस टीम। इंडिया ने यानी कि पिछले से कितने रैंकिंग पे थी? 2017 में कितनी रैंकिंग थी इंडिया की? 100। 2018 में कितनी हुई? 77। यानी कि कितने मार्क्स से उछाल मारी इसने? 23 नंबर से मारी। द DBR इज एन असेसमेंट ऑफ 190 इकोनॉमीज। 190 इकोनॉमीज का मतलब क्या है? DBR यानी कि डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अंदर कितनी कंट्रीज टोटल इंक्लूड थी? 190, जो हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं। और उन 190 के अंदर कितने इंडिकेटर्स थे? 10 इंडिकेटर्स थे। 10 में से 8 के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब बचते हैं बाकी के 10। तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि उनकी 10 रैंकिंग कैसी थी हमारी। ये जो साइड में रैंकिंग दी हुई है ये इंडिया की ही रैंकिंग है अमंग द 10 रैंकिंग। तो स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस के अंदर हमारी इंडिया की जो रैंकिंग थी 137, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट 52, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी 24, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी 166। रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी में ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आए हैं, इसलिए इसका नाम जो है उन 8 और 6 इंडिकेटर्स के अंदर नहीं था। गेटिंग क्रेडिट 22,
प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, ये हमारे पास ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस थे, इसलिए इसके अंदर भी ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। देखो ऑलरेडी हमारी रैंकिंग भी 7 है इसके अंदर, इसीलिए इसका भी जिक्र नहीं हुआ है। पेइंग टैक्सेस 121, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर 80, एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट 163 एंड रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी 108। रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी के ऊपर तो पूरा का पूरा एक बोर्ड ही क्रिएट किया गया था, IBBI, याद हो तो लास्ट लेक्चर में, लास्ट चैप्टर के अंदर हम लोगों ने रीड किया था IBBI के बारे में। तो रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी उस IBBI से डील करता है, वो IBBI इस पॉइंट के लिए आया था 10th पॉइंट के लिए, जिसकी रैंकिंग कितनी है 108। तो ओवरऑल रैंकिंग कितनी हुई हमारी 77। तो ये 10 इंडिकेटर्स हैं, इन 10 इंडिकेटर्स में परफॉर्मेंस किस में था 8 में, और उन 8 में से भी टॉप मोस्ट परफॉर्मेंस किस में था 6 के अंदर से। क्लियर है इन 10 इंडिकेटर्स के बारे में। चलो जी उन 8 इंडिकेटर्स की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। 8 इंडिकेटर्स में पहला इंडिकेटर्स है हमारा स्टार्टिंग अ बिजनेस, एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी हम लोग अपने फर्स्ट लेक्चर में, मतलब सेकेंड लेक्चर के अंदर हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर चुके थे। तो आइए थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हैं कि उसके अंदर क्या क्या और चीज़ें इंक्लूड हुई थी। तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट ने किया था, मीजर्स आने से पहले, चेंजेस आने से पहले कंपनीज में क्या होता था, कंपनीज में अगर आपको पब्लिक या प्राइवेट कंपनी खोलनी है तो कुछ मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती थी, 1 लाख और 5 लाख। 1 लाख फॉर द प्राइवेट कंपनी एंड 5 लाख फॉर द पब्लिक कंपनी। फिर आई 2014 के बाद कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट, कहते ज़रूरत ही क्या है, कंपनी जब पैदा हो रही है उस टाइम उसको कैपिटल की रिक्वायरमेंट से हटा दो, जितनी कैपिटल जिसके पास है उस टाइम कर लो। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा वो ऑलरेडी अपने आप ही कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे ना, बिजनेस तो उसी लेवल पे ग्रो करेगा जितनी आपके पास कैपिटल होगी। तो शुरुआत में ही बेचारों को इतने झंझट में क्यों डाल रहे हो, हटाओ इस कैपिटल रिक्वायरमेंट को, ये अननेसेसरी है। तो इस कैपिटल रिक्वायरमेंट को हटा दिया गया, यानी कि अब कोई भी कंपनी किसी भी मिनिमम कैपिटल से स्टार्ट हो सकती है। मिनिमम कैपिटल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, किसी भी कैपिटल के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, उसके बाद बोला गया कि इनकॉर्पोरेशन, चलो कैपिटल की रिक्वायरमेंट तो मैंने हटा दी, अब इनकॉर्पोरेशन के लिए 36 तरह के फॉर्म भरवाते हो तुम, उन सबको हटाओ, एक सिंगल फॉर्म करो जो क्या है स्पाइस। स्पाइस का फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटेड कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। अब चेंज होकर आ चुका है आपका स्पाइस प्लस प्लस। स्पाइस आपका पुराना था जो मैंने आपको बताया, स्पाइस की जगह इसके आगे प्लस प्लस 2 प्लस लग चुके हैं, यानी कि कहीं ना कहीं 2 चीज़ें और इसके अंदर ऐड ऑन हो चुकी है। दैट इज़ योर बैंक अकाउंट साथ साथ आपका खुल जाता है, और आपके जो ये GSTN नंबर थे अब इसके अंदर इंक्लूसिव है। पहले आपका जो स्पाइस फॉर्म था उसके अंदर आपको एजाइल फॉर्म भरना पड़ता था अलग से GSTN के लिए, अब स्पाइस प्लस प्लस के अंदर खुद ही हो गया। दूसरा क्या चेंज आया इसके अंदर, दूसरा ये हो गया कि अब ये वेब बेस्ड फॉर्म हो गया। वेब बेस्ड फॉर्म मतलब आप जैसे किसी भी साइट पर जाकर कोई नॉन जनरल इंक्वायरी का फॉर्म भरते हो, वैसे ही स्पाइस आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाओ वहीं पे आपको भरना है। और दूसरा बिना वेब बेस्ड फॉर्म कौन सा होता है, बिना वेब बेस्ड फॉर्म ऐसा होता है उसका PDF डाउनलोड कर लो, भर लो बैठ के, और उसके बाद उसको सबमिट करा दो, नॉर्मल फॉर्म की तरह, नॉर्मल किसी भी प्रोस्पेक्टस की तरह डाउनलोड किया, भरा, उसके बाद उसको सबमिट कर दिया। वेब बेस्ड मतलब साइट खोली, साइट के अंदर ही फॉर्म खुल के आएगा, वो डाउनलोड नहीं हो सकता। उसी साइट के ऊपर आपने सारी डिटेल्स फिल कर दी, और जैसे ही आप उस साइट के ऊपर सारी डिटेल्स फिल कर दोगे लास्ट के अंदर आपके पास सबमिशन का ऑप्शन आ जाएगा, उसे बोला जाता है वेब बेस्ड फॉर्म, ठीक है। चलो जी, तो जो ये स्पाइस आया इसने क्या किया, 5 एप्लीकेशंस को मर्ज कर दिया। 5 एप्लीकेशंस कौन सी, पहले नाम रिजर्व करने के लिए अलग एप्लीकेशन जाती थी, INC 1 के अंदर जाती थी। उसके बाद आपका है कंपनी इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स जाते थे। इनकॉर्पोरेशन के बाद भी डायरेक्टर्स भरने ज़रूरी है, कंपनी के लिए तो डायरेक्टर होना ही चाहिए ना, बिना डायरेक्टर कोई कंपनी बन ही नहीं सकती, क्योंकि कंपनी खुद के तो हाथ पैर होते नहीं किसी बिल्डिंग के, और कंपनी क्या है, कंपनी तो उस बिल्डिंग का नाम ही है, तो वो खुद कैसे काम करेगी, तो उसको डायरेक्टर चाहिए होते थे काम करने के लिए, यानी कि निर्देशक चाहिए होते थे। अब उन निर्देशकों को निर्देशक बनने के लिए एक नंबर लेना पड़ता था गवर्नमेंट से, जिसे बोला जाता था DIN नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब ये DIN नंबर जब तक ना ले कोई बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता, रिक्वायरमेंट है, DIN तो आपको लेनी पड़ेगी। अब पहले वो DIN के लिए फॉर्म भरेगा, फिर DIN आएगा, उसके बाद कहीं जाके कंपनी को देगा, फिर कहीं जाकर कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, यानी कि उस बंदे को देगा जिसको कंपनी बनवानी है, और कहीं फिर जाकर उस कंपनी का उद्घाटन होगा बनने का। अब इस प्रोसेस में भी तो टाइम जाएगा, और यहाँ पर इसने क्या बात की थी, टाइम भी कम लगे आपका, और खर्चा भी कम लगे, और कंप्लाइंस भी कम हो, कुछ इस तरह का मैकेनिज्म बनाओ। तो इन्होंने क्या बोला, अब DIN डायरेक्टर्स को अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, स्पाइस में ही मिल जाएगा, बस अपने डॉक्यूमेंट्स दे देना जो आपको DIN के टाइम पे देने होते हैं, अब स्पाइस में ही लेना आप DIN भी, ठीक है जी, बढ़िया है हमारे लिए तो। और क्या बोला, और बोला पहले कंपनी बनेगी,
फिर काम करने के लिए उसे पैन नंबर लेना पड़ेगा, टेन नंबर लेना पड़ेगा, वही डॉक्यूमेंट्स दोबारा जाएंगे जो मैंने कंपनी को इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे दिए थे। तो सेंट्रलाइजेशन में उन्होंने बोला टैक्स डिपार्टमेंट के साथ आपस में उन्होंने साठगांठ की कि अगर हमारे पास कोई एप्लीकेशन आती है और उसमें अगला बंदा पेन के लिए अप्लाई करता है तो आपको पेन भिजवाना पड़ेगा। ऑनलाइन पेन आ जाता है इसके अंदर, ऑनलाइन आपका ऑफलाइन जैसा ही है, ठीक है। तो पेन आपका आ गया, टेन नंबर आपका आ गया, टैक्स डिडक्शन या कलेक्शन अकाउंट नंबर, तो टेन नंबर भी आपका आ गया। उसके बाद नया कॉन्सेप्ट क्या इंट्रोड्यूस कर दिया गवर्नमेंट ने, जीएसटी वाला, जीएसटीएन नंबर भी आपको चाहिए। अब जीएसटीएन के लिए इन्होंने एक फॉर्म इसके साथ एडिशन में लगा दिया, क्या लगाया, एजाइल। एजाइल का मतलब होता है एप्लीकेशन फॉर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, एम्प्लॉयज़ एंड स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन प्लस एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्री, इसका शॉर्ट फॉर्म रखा इन्होंने एजाइल, ठीक है। अब इस एजाइल के अंदर क्या किया, इंश्योरेंस का आ गया आपका, और किसका आ गया आपका, प्रोविडेंट फंड का आ गया, और आपका जीएसटीएन का नंबर आ गया। अब जीएसटीएन का नंबर, इंश्योरेंस का नंबर, ये तो हमें लेने होते हैं, बाद में लेना ही पड़ता है हमें कंपनी को जब काम स्टार्ट करना है। हर एक जो कुछ कंपनीज होती हैं जिनके ऊपर अपने एम्प्लॉयज़ को इंश्योरेंस कराने की रेगुलेशंस लगती हैं, कुछ कंपनीज, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जिनके ऊपर कंपल्शन है कि आपको अपने एम्प्लॉय को पीएफ देना ही पड़ेगा। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको यहाँ नहीं पढ़ाऊँगी, आपके एग्जीक्यूटिव के सिलेबस में ये दोनों ही चीज़ें बहुत डिटेल में आने वाली है, स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बारे में और प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो इसको हम वहाँ डिस्कस करेंगे, यहाँ पर इसे पढ़ाना पॉसिबल नहीं है अभी मेरे लिए, ठीक है। चलो जी, तो आप इतना समझ लीजिए कि इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है अगर आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं तो, और आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको प्रोविडेंट फंड के लिए भी आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो वो सारे के सारे रजिस्ट्रेशन कहाँ हो जाते हैं, आपके एजाइल फॉर्म के साथ हो जाते हैं। और करंटली तो आपका प्लस के अंदर सारा काम ही चला जाता है, अब आपको इन दोनों फॉर्म्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और कंपनी को बनने के लिए मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चलता है, चाहिए होता है, वो भी इस फॉर्म के अंदर बन जाता है। पहले कंपनी को बैठ के अलग अलग सोच के ड्राफ्ट करना पड़ता था, अब इसके अंदर ऑटोमेटिकली बना आ जाता है। बस कुछ चीज़ें आपको अपने स्पेसिफिकेशंस के लिए डालनी पड़ती है, जैसे कि नाम, स्टेट और आपके ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स तो आप ही डिसाइड करोगे ना कंपनी क्या काम करने वाली है। उस तरह से कुछ आपको डालना पड़ता है अपना, और कुछ उसके अंदर ऑलरेडी जो जनरल होता है वो आ जाता है, तो आपको एक बार पढ़ के बस चेंजेस ही करने हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प ही है कि एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट आपके पास आ गया, यूनिफॉर्मिटी कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाती है अगर आपके पास फॉर्म के अंदर आप अपना मेमोरेंडम बनाते हैं। तो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स आप अवेयर हैं क्या होता है, डिस्कस कर लेते हैं एक बार क्या होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है कंपनी का मेमोरेंडम। मेमोरेंडम जो मेमो दे, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन दे किसी के बारे में, तो जो इन्फॉर्मेशन देता है वो क्या होता है, मेमोरेंडम होता है। क्या इन्फॉर्मेशन देगा वो इन्फॉर्मेशन देगा कंपनी का नाम क्या है, यानी कि उसके अंदर पहला क्लोज होगा आपका नेम क्लोज। दूसरी इन्फॉर्मेशन वो देगा कंपनी कहाँ पर है, यानी कि सिचुएशन क्लोज, यहाँ पर आपका कंपनी का ऑफिस होगा, उसके एड्रेस के बारे में लिखा होगा, स्टेट के बारे में लिखा होता है जनरली, तो वो होता है आपका एड्रेस क्लोज, सिचुएशन क्लोज। फिर तीसरे नंबर पे आता है, चलो भाई नाम पता चल गया, जगह पता चल गई, काम बताओ क्या करते हो, काम बता दिया, दैट विल बी योर ऑब्जेक्ट क्लोज। ऑब्जेक्ट के बाद चलो जी काम कर लिया, अगर इसमें कुछ ऊंच नीच हो गई तो गलती किसकी, लाइबिलिटी कितना भुगतान कर पाओगे, दैट विल बी योर लाइबिलिटी क्लोज, यानी कि मेंबर्स के ऊपर लाइबिलिटी डालना, अगर कंपनी कहीं फंसी तो इतने रुपए आपसे मंगवाए जा सकते हैं, दैट विल बी योर लाइबिलिटी क्लोज। लाइबिलिटी के बाद कंपनी की पूंजी कितनी है, दैट विल बी योर कैपिटल क्लोज। कैपिटल क्लोज के बाद एक लगता है आपका सब्सक्रिप्शन क्लोज। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, आप जब कोई भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, कुछ भी सब्सक्राइब करते हैं, तो मतलब क्या होता है, आपने उस पर क्लिक किया, ओके किया, आपने उसको साइन कर दिया, एक तरह से आप ऑनलाइन साइन करते हैं। वैसे ही उस मेमोरेंडम के पीछे कुछ जो उस कंपनी को बनाने वाले लोग होते हैं वो वहाँ पर साइन करते हैं, उन्हें बोला जाता है शेयर होल्डर। वो वादा करते हैं कंपनी को, मैं इतने शेयर आपसे लूँगा और मैं वहाँ साइन करता हूँ, मैं सब्सक्राइब करता हूँ आपके कंपनी को, ठीक है। तो वो उसके बन जाते हैं सब्सक्राइबर, और उसको बोला जाता है आपका सब्सक्रिप्शन क्लोज। तो ओवरऑल 6 क्लोज होते हैं मेमोरेंडम के अंदर। उस सब्सक्रिप्शन क्लोज कंप्लीट होने के बाद आपका मेमोरेंडम कंप्लीट। फिर आर्टिकल्स क्या है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है मेमोरेंडम का छोटा भाई। छोटा भाई मतलब जो बड़े भाई के पथ प्रदर्शक हों, यानी कि जो बड़े भाई के कदमों के ऊपर चले, कदमों के निशान के ऊपर चलता है, यानी कि मेमोरेंडम जो है आपका बड़ा भाई है, आर्टिकल्स जो है आपका छोटा भाई। जो मेमोरेंडम ने बोल दिया
अब मेमोरेंडम ने काम बोल दिया, आर्टिकल्स कहेगा ठीक है तुम वो काम कर लो, लेकिन मैं क्या बताऊंगा, मैं बताऊंगा रूल्स रेगुलेशंस कि तुम्हें वो काम कैसे करना है। यानी कि कंपनी को पता है काम क्या करना है। कंपनी को काम किसने बताया, बड़े भाई ने, यानी कि मेमोरेंडम ने, कि ये काम तुम कर सकते हो। अब कंपनी को छोटा भाई भी अपनी दादागिरी दिखाएगा, क्या बोलेगा, वो बोलेगा काम तो कर सकते हो, लेकिन जो मेरे अंदर लिखा हुआ है ना, यानी कि जो मेरे रूल्स रेगुलेशंस है उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो आर्टिकल्स क्या बताता है आपको, आर्टिकल्स आपको बताता है कंपनी के नियम कायदे, कि कंपनी के अंदर क्या क्या रेगुलेशंस आपकी लगती हैं। जो कंपनी के अंदर रेगुलेशंस लगती हैं वो सब आपको फॉलो करनी ज़रूरी होती हैं, वरना आपके ऊपर सज़ा लग सकती है, पेनल्टी लग सकती है, आपके ऊपर हैवी फाइन भी लगाया जा सकता है अगर आप कंपनी के आर्टिकल्स को या कंपनी के मेमोरेंडम्स को अवॉइड करते हैं। तो वो सारा का सारा काम किसके द्वारा होने लगा, स्पाइस के द्वारा होने लगा। तो ठीक है, यानी कि सबसे पहले सबसे झंझट वाला काम क्या था, कंपनी को पैदा करना, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करना। वो काम अब सिंगल फॉर्म में होने लगा, एक टेंशन तो ख़त्म। दूसरी टेंशन मिनिमम कैपिटल, वो भी ख़त्म। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट करना तो हो गया बहुत आसान, ठीक है। और इनके अंदर बहुत ही नॉमिनल फ़ीस लगती है, ऑलमोस्ट ना के बराबर फीस लगती है, यानी कि कॉस्टली भी नहीं बचा। पहले कॉस्टली होता था क्योंकि अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंटेशंस को नोटराइज करवाना एंड ऑल चीज़ें करवाना, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता था। अब ये सारी की सारी जो है सेल्फ सर्टिफाइड होते हैं, यानी कि खुद आपको साइन करके लगाने होते हैं। जब खुद साइन करके सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो खर्चा है वो बहुत मिनिमम हो जाता है। ऑलमोस्ट इसको नो कॉस्ट इनकॉर्पोरेशन बोलती है हमारी गवर्नमेंट, बट नो कॉस्ट तो नहीं है, कुछ कॉस्ट तो लगती है, बट वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है, कोई भी पे ऑफ कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है आपका लॉन्च ऑफ अ न्यू सिंप्लीफाइड वेब बेस्ड सर्विस, जिसको बोला जाता है रन। रन मतलब रिजर्व यूनिक नेम, रिजर्व मतलब किसी चीज़ को रिजर्व करना है, सिक्योर करके रखना है। वो क्या होगा सिक्योर का, यूनिक नेम। पहले जब आपको कंपनी का नाम रिजर्व करना पड़ता था तो आपको उसके लिए भरना पड़ता था INC 1। अब इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे तो रन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, कुछ भी आपको नहीं करना। इनकॉर्पोरेशन का जो फॉर्म है, यानी कि स्पाइस प्लस प्लस जो फॉर्म है, वो ऑलरेडी आपके सारे नाम रिजर्व कर देगा। आप जो भी उसमें फिल करोगे वो आपको बता देगा, ठीक है, ये नाम मिल सकता है या नहीं मिल सकता, और उसके बाद आपको एक सबमिशन का भी चांस देगा। चलो जी, तो ये किसकी जगह आया रन, ये आया INC 1 की जगह। पहले लगता था INC 1, उस INC 1 के नीचे आप पूरा साइन करके डॉक्यूमेंट सबमिट कराते थे और उसके बाद फीस देते थे, उसके बाद आपका एक यूनिक नेम आता था। अब कंपनी ने बनाया रन। रन फॉर्म नहीं है, रन एक वेब बेस्ड सर्विस है। वेब बेस्ड सर्विस बोले तो, वेब बेस्ड सर्विस बोले तो साइट पे जाना है, फॉर्म खोलना है और वो डाउनलोड होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, वहीं पर आपको सारी डिटेल्स भरनी है। चलो जी, अब जो वो फॉर्म पहले होता था ना, उसके अंदर नीचे साइन करने की जगह होती थी। कौन साइन करता था, वो कंपनी भी साइन करती थी जिससे अपना नाम चेंज कराना है, प्लस वो किसी प्रैक्टाइजिंग कंपनी सेक्रेटरी या फिर किसी भी प्रैक्टाइजिंग प्रोफेशनल से साइन करवाती थी उस पर। PCA प्रैक्टाइजिंग चार्टेड अकाउंटेंट, PCS प्रैक्टाइजिंग कंपनी सेक्रेटरी, इन लोगों से साइन करवाती थी। अब इन लोगों से साइन करवाने का मतलब है साइनिंग की फ़ीस देना, साइनिंग की फ़ीस देना, यानी कि और एक एडिशनल खर्चा, वो भी किस लिए, सिर्फ नाम को रिजर्व करवाने के लिए। तो गवर्नमेंट ने बोला ये नस रिक्वायरमेंट को हम हटा सकते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने रिमूव कर दिया किसको, DSC लगाने को। अब किसी के भी DSC नहीं लगते रन के अंदर, आपको सिर्फ डिटेल्स भरनी है, सबमिट करना है, और एक 5000 का नॉमिनल फ़ीस लगता है इसके अंदर, वो फ़ीस आपको सबमिट करानी है, ठीक है। तो ये किसके लिए था, ये था आपके रन के लिए। चलो जी, अब इनकॉर्पोरेशन फ़ी एज पर द गवर्नमेंट रिड्यूस टू 0 फॉर कंपनीज विद ऑथराइज्ड कैपिटल अप टू एन ईयर 15 लाख रुपीज़। जनरली कोई भी फीस नहीं लगती है, कोई भी फीस होती है तो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस की होती है, इसीलिए यहाँ पर 0 लिखा गया। नॉमिनल चार्जेस भी इसलिए कि डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने में तो है कुछ खर्चा होता है, बट गवर्नमेंट ने अपनी फ़ीस वेव ऑफ कर दी है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 0 कॉस्ट। गवर्नमेंट की तरफ से कोई कॉस्ट नहीं लगता इन फॉर्म को फाइल करने के लिए। इनकॉर्पोरेशन फीस रिड्यूस टू 0 फॉर कंपनीज विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ अप टू INR 15 लाख, यानी कि 15 लाख से ऊपर की जो कैपिटल होगी उसके ऊपर कुछ ना कुछ खर्चा आपको लगेगा, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट टू इशू फिजिकल पैन कार्ड हैज़ बीन एलिमिनेटेड, क्यों, क्योंकि स्पाइस के साथ आपका ऑनलाइन आ जाएगा। एडिशनली पेन 10 आर मैंशनड इन द सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और जो COI आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, जैसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता है ना, जहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है कि इस दिन आप पैदा हुए थे, वैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, उस पर कंपनी की डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है कि इस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, यानी कि इस दिन कंपनी पैदा हुई थी। तो जिस दिन कंपनी पैदा हुई ना, उसी दिन उसका पैन नंबर मिल जाता है उसको, उसी दिन उसका टेन नंबर मिल जाता है, और वो उसी सर्टिफिकेट के ऊपर लिख दिया जाता है जहाँ पर उसके इनकॉर्पोरेशन की डेट होती है, ठीक है। COI के अंदर होता है
किस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई और किस नाम से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, किस जगह पर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई। अब उसके अंदर क्या क्या और मेंशन किया जाएगा, कंपनी का पेन क्या है और कंपनी का टेन क्या है, विच इज़ कंसिडर्ड एज सफिशिएंट प्रूफ फॉर पेन एंड टेन, यानी कि उसको मान लिया जाएगा कि ऑनलाइन पेन और ऑनलाइन टेन आपका आ चुका है, कोई भी डायरेक्ट और आपको एक्स्ट्रा उसके लिए एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और क्या है आपका, ऑनलाइन एंड कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर EPFO एंड ESIC इज़ प्रोवाइडेड ऑन श्रम सुविधा पोर्टल। एक तो क्या है इनकॉर्पोरेशन के साथ, उसके अलावा अब आपको कहीं धक्कर खाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन जाकर प्रोविडेंट फंड और इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। उसके लिए पोर्टल आपको प्रोवाइड किया गया, दैट इज श्रम सुविधा पोर्टल। आगे क्या है, रजिस्ट्रेशन अंडर मुंबई शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, हमने पीछे पढ़ा था ना, इसकी इंस्पेक्शन खत्म कर दी गई है मुंबई के अंदर, तो वही है कि वहाँ पर अब जो रजिस्ट्रेशन है वो रियल टाइम में हो जाता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम पर इंस्पेक्शन की जो रिक्वायरमेंट है उसको वेव ऑफ कर दिया गया है। तो ना तो कोई कॉस्ट लगती है आपकी, ना ही कोई इंस्पेक्शन आपका होता है, ताकि जो लोग हैं छोटे बिजनेसमैन हैं उनको थोड़ा सा बढ़ावा मिल सके, वो मार्केट में आने से डरे ना। और क्या है, एलिमिनेटेड द रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ GST रजिस्ट्रेशन। क्योंकि इनकॉर्पोरेशन के साथ भी अब GST मिल सकता है। जब इनकॉर्पोरेशन के साथ GST मिल सकता है तो बैंक अकाउंट तो उस टाइम होगा ही ना। बैंक अकाउंट खुलने के लिए आपके पास नाम तो चाहिए, नाम तो है ही नहीं। तो जब नाम मिलता है आपका तो डायरेक्टली वहीं से SPICE++ लिंकअप करके आपका बैंक अकाउंट खुलवा देता है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो यानी कि बैंक अकाउंट खुलने के लिए इनकॉर्पोरेशन तो होना ही चाहिए, इनकॉर्पोरेशन होगा तभी आप GST ले सकते हो। लेकिन नए फॉर्म में तो ये सुविधा है कि GST साथ साथ मिल जाएगा आपको, जैसे पेन टेन मिलता है, तो वहाँ पर बैंक अकाउंट कैसे भरोगे, इसीलिए उसकी रिक्वायरमेंट को वेव ऑफ कर दिया गया। चलिए आगे है सेकंड पॉइंट देखते हैं हम। सेकंड इंडिकेटर है हमारा डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स। डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट यानी कि कंस्ट्रक्शंस के परमिशन लेने के लिए कि हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो उसके अंदर कुछ डेज जो है इन्होंने रिड्यूस किए थे। अब उन डेज को रिड्यूस करने के लिए इन्होंने क्या क्या काम किए, इन्होंने काम किया कि ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम बनाया, यानी कि एक विंडो बना दी। एक सिंगल विंडो सिस्टम का मतलब होता है कि अब सारी बातचीत एक ही गेटवे के थ्रू होगी। हैज़ बिन इंट्रोड्यूस्ड इन दिल्ली बाय म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन दिल्ली, और मुंबई में भी सेम काम किया गया, तो बाय म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई, इंटीग्रेटिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिपार्टमेंट, रिमूविंग रिक्वायरमेंट ऑफ विजिटिंग दैम इंडिविजुअली। अब एक एक बंदा हर डिपार्टमेंट में जाए, इसकी वजह सारे डिपार्टमेंट को एक साथ करके, यानी कि एक कंप्लेंट सिस्टम बना दिया, एक कस्टमर केयर टाइप बोल सकते हो आप, एक कस्टमर केयर बना दिया, एक ऑनलाइन सिंगल विंडो बना दी। उस खिड़की से आपको क्या करना है, उस खिड़की से अपनी कंप्लेंट दो और वहाँ से आपको अपना जवाब मिल जाएगा। अब आपको हर डिपार्टमेंट में इंडिविजुअली जाकर धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको काउंटर्स पर नहीं घुमाया जाएगा, काउंटर नंबर 1 पे जाओ, काउंटर नंबर 3 पे जाओ, 10 पे जाओ, 11 पे जाओ, ऐसा नहीं किया जाएगा। सारा काम आपका ऑनलाइन कर दिया गया, तो आप ऑनलाइन अपने स्टेटस को ट्रैक भी कर सकते हैं। ठीक है, जब सारा काम ऑनलाइन होगा तो कहीं ना कहीं जाने वाला टाइम बच गया, जाने वाला टाइम बचा, एप्लीकेशन लगी, फिर वो एप्लीकेशन मूव होती जाती थी। फिजिकल एप्लीकेशन तो मूव होने में भी टाइम लगाती है ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन मूव होने में टाइम नहीं लगाती, वहाँ पर फिल्टर लग के ऑटोमेटिकली इन मिनट सबकी एप्लीकेशन जो है बाइफरकेट होकर हर एक के डेस्क पे पहुँच जाती है। तो फिर उनका टाइम पीरियड कहाँ से स्टार्ट होगा, पहले तो उनको और टाइम मिल जाता था। सपोज आप एक एप्लीकेशन आज जमा करा के आए हो, शाम तक वो एप्लीकेशन वहीं डाक घर में पड़ी रहती थी, उसके बाद अगले दिन वो ऊपर जाती थी हेड ऑफिस के अंदर, हेड ऑफिस के पास एप्लीकेशन गई, वो देखता था ये एप्लीकेशन कौन डील करेगा, कौन इस डिपार्टमेंट का बंदा है, फिर उनकी छटाई होती थी, उनकी छटाई होने के बाद वो हर किसी के डेस्क पर पहुँचाई जाती थी। यानी कि 2 दिन एप्लीकेशन की छटाई में लगते थे पहले, जब ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, जब ऑफलाइन सिस्टम था। तो वो 2 दिन का टाइम तो रिड्यूस किसने कर दिया, इस ऑनलाइन सिस्टम ने कर दिया। यानी कि हर एक के वहाँ पर नंबरिंग्स होती है कुछ कि आपको कुछ मतलब ड्रॉप डाउन होते हैं, ड्रॉप डाउन के अंदर हर एक कैटेगरी लिखी होती है कि किस कैटेगरी के थ्रू ये कंप्लेंट आप डाल रहे हो, किस कैटेगरी के अंदर आप फॉल करते हो, तो उस कैटेगरी की कंप्लेंट्स ऑटोमेटिकली उसी कैटेगरी के पर्सन के पास चली जाती है। तो यानी कि चिट्ठियाँ बांटने वाला काम तो डिपार्टमेंट का ख़त्म हो गया, 2 दिन बच गए, तो उसका काम उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा जिस दिन से चिट्ठी आपने जमा कराई, ना कि उसको बटने का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो उसके ऊपर तो प्रेशर क्रिएट हो गया ना कहीं रिलैक्सेशन ख़त्म हो गई। ऑफलाइन में थोड़ा रिलैक्सेशन होती है लोगों के पास, जो कि ऑनलाइन में ख़त्म होगी, कि हर चीज़ें ट्रैक हो रही हैं इन द रियल टाइम। ठीक है, और क्या था, यूनिफाइड बायलॉज बनाए इन्होंने 2016 के अंदर दिल्ली के अंदर। तो रेरा भी आपका कहीं ना कहीं 2016 के अराउंड आया था, तो वहाँ पर आपका जो कंप्लीट कंस्ट्रक्शंस थे उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनने स्टार्ट हो चुके थे।
डीम्ड अप्रूवल हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। अब डीम्ड अप्रूवल क्या होता है? आज आपने परमिशन के लिए चिट्ठी लगा दी सिंगल विंडो सिस्टम से, ठीक है। जस्ट सपोज कि वहाँ पर आपके लॉज में लिखा हुआ है कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। अब जिस दिन आपने चिट्ठी लगाई उसके बाद से अब 30 दिन बीत चुके हैं, आप इंतज़ार में हैं कि जवाब आएगा, हमारा डिपार्टमेंट बोलेगा, पर डिपार्टमेंट ने तो कुछ नहीं बोला, कोई जवाब नहीं दिया। अब आप क्या करो? कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दो या वेट करो? जवाब आएगा, चिट्ठी आएगी, चिट्ठी तो आई नहीं। अब क्या बोलती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट बोलती है कि जब टाइमलाइन बीत जाए, यानी कि 30 दिन का टाइम था, 30 दिन बीत चुके हैं, अब आपको एक भी दिन इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 30 दिन में या तो वो हाँ करता या वो ना करता। ना उसने हाँ की ना उसने ना की। अब तो आप वो तो कुछ बोला नहीं ना, साइलेंट है। तो यहाँ पर क्या बोलता है? ना का मतलब भी क्या है? हाँ होता है। अगर डिपार्टमेंट चुप है, डिपार्टमेंट कुछ नहीं बोल रहा ना, तो वो डिपार्टमेंट की डीम्ड ना नहीं, डीम्ड हाँ है। मान लिया जाएगा डिपार्टमेंट चुप है तो उसने हाँ कर दी, ठीक है, तो उसको बोला जाता है डीम्ड अप्रूवल। जब डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं बोला और हमने क्या समझा, ये तो हाँ है, तो ये जो हाँ है वो है डीम्ड अप्रूवल, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है? रिस्क बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर फास्ट ट्रैकिंग बिल्डिंग प्लान अप्रूवल, इंस्पेक्शन एंड ग्रांट ऑफ ऑक्यूपेंसी एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट। जो बिल्डिंग्स के अंदर रिस्क होता है उसके लिए आपका फास्ट ट्रैकिंग बिल्डिंग प्लान अप्रूवल लगाया गया। यानी कि अब बिल्डिंग के प्लान अप्रूवल होने के लिए आपको साल साल वेट नहीं करना पड़ेगा, कुछ ही दिनों में हो जाएगा। फास्ट सिस्टम उन्होंने बनाया, अपनी जो इंटरनल बाउंड्रीज है उनको स्ट्रॉन्ग कर लिया, इंटरनल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया, ताकि वो प्लान जल्दी से जल्दी अप्रूव हो पाए। और जो इंस्पेक्शन छोटे छोटे टुकड़ों में बांटी गई थी ना, उसको एक मेजर लेवल पे स्टार्टिंग में ही कर लेते हैं, यानी कि उसका टाइम गैप जो है कुछ फिक्स कर दिया गया है। और हर टाइम पे आपको सर्टिफिकेशन मिलता है कि इतना आपका कंप्लीट हो गया, इतना कंप्लीशन सर्टिफिकेट आप ले लो, इतना कंप्लीट हो गया, इतना कंप्लीशन सर्टिफिकेट आप ले लो। तो उस तरह से आपको सर्टिफिकेट्स बांटने इशू किए गए। तो हर एक काम जो है सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में किया जाने लगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है? रिक्वायरमेंट ऑफ सबमिटिंग नोटराइज सर्टिफिकेट ऑफ एफिडेविट फॉर बिल्डिंग प्लान अप्रूवल हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद ई अंडरटेकिंग इन दिल्ली। तो नोटराइज सर्टिफिकेट्स होते थे आपके। जब नोटराइज सर्टिफिकेट मतलब आपने सर्टिफिकेट लिख दिया और उसके बाद आपको कोर्ट में जाकर एक ठप्पा लगवाना होता था, नोटरी करवानी होती थी। एफिडेविट्स का मतलब होता है स्टैम्प पेपर कि आपने अपने कुछ डिक्लेरेशन लिख के दी कि जो भी मैं सबमिट करा रहा हूँ वो सच है, जो भी मैं आपको क्लियरेंसेस ला कर दे रहा हूँ अलग अलग डिपार्टमेंट की, वो सब सच है, फ्रॉड नहीं है। तो ऐसा आप एफिडेविट में लिख कर देते थे। तो जब आप ये लिख रहे हो ना नोटराइज्ड और एफिडेविट, ये आप अपने आप से ही लिखते हो जो चीज़ें लिखते हो, तो उसको बोला गया कि इसको यहाँ पर आप ऑफलाइन बार बार आप कोर्ट के कचहरी के चक्कर काटोगे, टाइम लगाओगे, उसको ई अंडरटेकिंग में बदल दो। यानी कि आप ऑनलाइन मुझे सारा कुछ लिख कर दे दो, ई रिकॉर्ड्स के अंदर आप दे दो, तो मान लिया जाएगा कि वो नोटराइज्ड के बराबर ही है। यानी कि नोटरी करवाने की अब ज़रूरत नहीं है, आप उसको ई अंडरटेकिंग में मुझे लिख कर दे सकते हो, ई स्टैम्प पेपर पे आप लिख कर दे सकते हो। उसके बाद है आपका मल्टीपल इंस्पेक्शन एट कंप्लीशन स्टेज हैव बीन रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल जॉइंट इंस्पेक्शन। पहले क्या होता था कि जब आपकी कंप्लीशन हो रही है तो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग आके, जैसे कि अगर पानी वाला इंस्पेक्शन करना है तो उसके लिए पानी वाले डिपार्टमेंट के लोग आएंगे, अगर आपको सारी पाइपलाइंस चेक करनी है, अदर सीवरेजेस सिस्टम चेक करनी है तो उसके लिए आपके अलग लोग आएंगे इंस्पेक्शन के लिए, और बिल्डिंग की अगर आपको जांच करनी है तो उसके लिए अलग लोग आएंगे। तो बार बार हर बार अलग अलग लोग जाके इंस्पेक्शन करते हैं तो अननेसेसरी डिले होता है। तो यहाँ पर क्या बोला कि सिंपल एक जॉइंट टीम बना लो, एक ही बार में जाकर सारे इंस्पेक्शन कर लो, क्यों बार बार उनको भी दुखी कर रहे हो और खुद भी दुखी हो रहे हो। आप लोगों को चेक भी बना कर रखना है कौन सी टीम जा चुकी है कौन सी नहीं गई, फॉलो अप लेने का टाइम बढ़ जाएगा। एक दिन बना लो, इस दिन हम इंस्पेक्शन पे आएंगे, पूरी टीम इकट्ठी कर लो, इतने लोग तो है ना हमारे पास, एक साथ इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ मल्टीपल इंस्पेक्शन आप क्या करो, आप सिंगल इंस्पेक्शन करने के लिए जाओ, यानी कि एक ही बार में सारा काम करके नक्की आ जाओ, बार बार के झंझट हमें नहीं चाहिए, ठीक है। और क्या किया? रोड कटिंग एंड रिस्टोरेशन फॉर वाटर एंड सीवर कनेक्शंस हैव बीन सिंप्लीफाइड। तो रोड कटिंग का काम हो गया, आपका पानी को सिक्योर करके रखना है, आपको सीवर कनेक्शंस जो प्रोवाइड करने हैं, इनकी एप्लीकेशंस को भी क्या किया? सिंप्लीफाई कर दिया गया, ठीक है। ये काम किसके अंदर हुआ? कंस्ट्रक्शन परमिट में, यानी कि कहीं ना कहीं आपका सारा रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क है उसको सिंप्लीफाई करने की प्रोसेस है। सिंप्लीफाई करने के अंदर जो सबसे मेजर इनिशिएटिव लिया गया दैट इज़ बिल्डिंग बायलॉज 2016 में जो लिया गया, उसके अंदर जो और मेजर जो स्टेप था वो था आपका सिंगल विंडो सिस्टम। ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम के बाद आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इजी हो गई। सबसे मुश्किल काम तो धक्के खाना ही होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, उस काम को कम कर दिया गया है। इससे बेहतर और क्या होगा कंस्ट्रक्शन काम के लिए, ठीक है। चलो जी आगे देखते हैं, आगे किस में
इन्फॉर्म्स लिए गए, आगे रिफॉर्म्स जो लिए गए वो आपके थे गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के लिए जो इंस्पेक्शन जो आपके फ्रीडम लिए गए क्या थे रिफॉर्म्स, वो रिफॉर्म्स जो थे ना बिजली के लिए सबसे मेजर इनिशिएटिव लिए थे दिल्ली में केजरीवाल जी ने। क्या इनिशिएटिव लिए थे, वो 150 वाट तक की जो है अगर आप कंजम्पशन करते हैं बिजली की तो फ्री देंगे। उसके साथ साथ जब आप बिजली का कनेक्शन लेते हैं तो कुछ आपको डिपॉजिट करवाना पड़ता है, जिसको बोला जाता है सर्विस लाइन चार्जेस, एसएलसी आपको कुछ डिपॉजिट करवानी पड़ती है और उस एसएलसी के बाद आपका कनेक्शन जो है कंफर्म होता है। जो ये कनेक्शंस की थे ना चार्जेस दिल्ली के अंदर, वो थे आपके पर किलोवाट या फिर पर जितना भी आप कंजम्पशन करते हो उसके अकॉर्डिंग एक मार्जिन आपका एस्टिमेट किया हुआ था। तो वो वाला मार्जिन किसी का तो 45,000, किसी का 50,000, किसी का 90,000 तक पहुँच जाता था। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या किया, उस टाइम ने गवर्नमेंट ने किया कि जो 150 किलोवाट तक थे कंजम्पशन वाले एरियाज़ है ना, वहाँ पर आप कैप लगा दो, एक हाईएस्ट कैप लगा दो कि इससे ऊपर आप नहीं लोगे, इससे नीचे आप ले सकते हो। तो हाईएस्ट कैप लगा दी गई कितनी, 25,000 रुपीज़, यानी कि अब जो नए इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होंगे उसके ऊपर मिनिमम मैक्सिमम कितना अमाउंट आप ले सकते हो, मैक्सिमम कितने चार्जेस आप चार्ज कर सकते हो, अप टू 25,000, और वो भी वहाँ पर जहाँ पर लो लोड जाता है अप टू 150 किलोवाट। ठीक है, और क्या किया, और ये किया कि बार बार ये जो बिजली की तार टूट गई, कट गई, इसलिए बिजली नहीं है, तो इस चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहिए हमें। तो उस चीज़ों से क्या होगा कि वायरिंग स्ट्रॉन्ग करो। प्रोसीजर फॉर इंटरनल वायरिंग इंस्पेक्शन बाय इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर हैव बीन एलिमिनेटेड। और क्या किया, उन सब चीज़ों को आपने इंटरनल वायरिंग को स्ट्रॉन्ग किया, जिससे कि क्या हुआ कि बार बार उनकी इंस्पेक्शन के लिए आपको बिजली काटनी पड़ती है, वो भी नहीं काटना पड़ेगा। एक बार में स्ट्रॉन्ग वायर लगा दो ताकि जो बार बार आप इंस्पेक्शन करने के नाम पर बिजली काटते हो वो बार बार बिजलियाँ ना कटें आपकी। तो इंटरनल वायरिंग इंस्पेक्शंस को ख़त्म कर दिया गया। और ये ख़त्म करना कब पॉसिबल हुआ, जब आपकी वायरिंग कैसी हो, आपकी वायरिंग स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, और क्या किया आपका, टाइम टेकन बाय द यूटिलिटी टू कैरी आउट एक्सटर्नल कनेक्शन वर्क्स हैज़ बीन रिड्यूस्ड इन दिल्ली। यानी कि जो यूटिलिटी टाइम था आपका, जो एक्स्ट्रा टाइम आपको लिया जा रहा था एक्सटर्नल कनेक्शंस प्रोवाइड करवाने के लिए, उसको भी ख़त्म किया गया। यानी कि टाइम को कहीं ना कहीं रिड्यूस किया गया। अगर पहले आपके 7 दिन लगते थे तो उस 7 दिन को कहीं ना कहीं रिड्यूस करके आपके 5 दिन या फिर आपके 6 दिन के ऊपर लाया गया, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम रिड्यूस करना अभी पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे ही टाइम कम होगा, धीरे धीरे चीज़ें ट्रैक के ऊपर आएंगी। ठीक है, और क्या था, और किसके अंदर मेजर्स उठाए गए थे, और था आपका गेटिंग क्रेडिट। गेटिंग क्रेडिट भी कहीं ना कहीं आपका इन्वॉल्व है आईबीबीआई के साथ। आईबीबीआई क्या करता है, जो लोग पैसा नहीं देते उनके लिए कंप्लेंट सुनते हैं, यानी कि इंसॉल्वेंसी के लिए कंप्लेंट सुनते हैं, इंसॉल्वेंसी में कंप्लेंट भी सुनते हैं और उनका पेमेंट भी कराते हैं। और क्या दिया, और हमारे पास यहाँ पर मेजर्स लिए गए कि अगर कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर है तो उसका पेमेंट पहले होगा। तो गेटिंग क्रेडिट में क्या होगा, लोग उधार देने से रोते क्यों हैं, पता नहीं वापस आएगा या नहीं आएगा। जब मेजर्स हैं हमारी कंट्री में भाई, जो उधार लिया है वो चुकाना पड़ेगा और उसके ऊपर कड़ी सज़ा, कड़ी पेनल्टी के प्रावधान भी हैं, तो क्यों कोई डरेगा उधार देने से। तो गेटिंग क्रेडिट के अंदर मतलब हम अगर अपने बिजनेस के लिए उधार लेना चाहते हैं तो उसके भी प्रोविजंस को स्ट्रेंथन किया गया, ताकि हमें इजीली मार्केट से कैपिटल अवेलेबल हो जाए। और इसके अंदर क्या मेजर्स उठाए, इसके अंदर मेजर उठाया गया कि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आर पेड फर्स्ट ड्यूरिंग बिजनेस लिक्विडेशंस एंड हैंस हैव प्रायोरिटी ओवर अदर क्लेम सच एज लेबर एंड टैक्स। यानी कि जिसने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, जिसने सिक्योर्ड पेमेंट हमें प्रोवाइड किया, सिक्योर्ड पेमेंट बोले तो आज मुझे लोन की रिक्वायरमेंट है, मैं लोन लेने गई आपके पास, अब आप लोन तो दे दोगे मुझे, लेकिन कब दोगे, जब मैं कुछ सिक्योरिटी दूंगी। मैंने अपने घर के कागज़ दे दिया आपको, आपने मुझे लोन दे दिया। और जब अगर मैं आपके लोन चुकाने से मना करूँ, आपने मेरे खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दी थी, वो कहता है जी आपको लोन तो चुकाना पड़ेगा। आईबीबीआई के पास आप गए कि ये तो मेरा लोन नहीं चुका रहे। अब आईबीबीआई क्या बोलता है, मैडम लोन तो आपको चुकाना पड़ेगा। ठीक है जी, चुका देंगे लोन, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है। पैसे नहीं है तो वो क्या करेगा, वो मेरे इस घर को सेल आउट कर देगा, लिक्विडेट कर देगा। इसके ऊपर लिक्विडेटर अपॉइंट करेगा, रिसीवर अपॉइंट करेगा। वो क्या करेगा, इसको बेच के पैसा रिसीव करेगा। पैसा रिसीव करेगा तो पैसे को देखेगा और पैसा लिक्विडेटर को देखेगा, यानी कि रिसीवर को देखेगा। अब दोनों आपस में देखकर एक बार डिसाइड करेंगे क्या, किसकी पेमेंट पहले, किसके पास जाऊँ मैं पहले। तो पैसा तो क्या है, पैसा उसके पास है तो वो किसको देगा, पहले उसको देगा जिसके पास पुख्ता प्रूफ होगा कि वो किसको पास पहले जाना चाहिए। किसके पास पहले जाएगा वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पास। क्यों, क्योंकि उसके पास पक्का सबूत है, पुख्ता सबूत है उसके पास कि वो मेरे पास ही पहले आना चाहिए। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स अपना पेमेंट लेके भाग गया, ठीक है जी। उसके बाद बचे आपके जो गवर्नमेंट फीस थे, गवर्नमेंट ड्यूज थे, वो भी आपने दे दिए। उसके बाद बेचारे लास्ट में कौन बचेंगे, अनसिक्योर्ड, क्योंकि गलती किसकी थी, अनसिक्योर्ड की। तुम क्यों थे अनसिक्योर्ड, वो तुम्हें डरा धमका कर तो पैसे ले नहीं सकती थी। मैं थोड़ी ना किसी को डरा धमका कर उनसे पैसे ले सकती हूँ। उनकी गलती थी, उनकी बेवकूफ़ियाँ थी, उन्होंने सबूत नहीं रखा अपने पास पेमेंट देने का।
चलो सबूत भी है, तो उन्होंने कोई सिक्योरिटी रखवाई क्यों नहीं, वरना वो भी सिक्योर्ड हो जाते। तो यहाँ पर जो बेनिफिट्स है वो किसको दिए गए, उसी जागरूक इंसान को बेनिफिट्स दिए गए जो खुद अपने पैसों के लिए जागरूक था, यानी कि जो खुद अपने आप को सिक्योर्ड रख रहा था, उसको पहले पेमेंट मिलेगी सबसे पहले। ठीक है, तो बच्चों ये फैसिलिटीज़ आपको किसने दी, ये फैसिलिटीज़ आपको दी गेटिंग क्रेडिट ने। क्या फैसिलिटी दी आपको, फैसिलिटी ये दी कि जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उनकी पेमेंट जो है पहले हो जाएगी। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको गेटिंग क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है। तो चलो जितना कॉन्सेप्ट आज हुआ है हमारा, फर्स्ट से आपके फोर्थ इंडिकेटर्स तक हम कर चुके हैं। तो ये 4 के 4 इंडिकेटर्स आपको पता होने चाहिए, और जो टोटल 10 है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो तब तक आप इतना सिलेबस रिवाइज करें, पढ़ते रहिए। बाकी का जो बचा हुआ कॉन्सेप्ट है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।